नमस्कार। क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन डोगरा। शारीरिक संबंधों से जुड़ी परेशानियां हम अक्सर किसी से भी कहने से कतराते हैं, लेकिन अब कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेक्स लाइफ में इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर की। रिश्तों में जब आपस में तालमेल ठीक नहीं चल रहा होता तो उसका सीधा असर शारीरिक संबंधों पर भी पड़ता है। दो साथियों में अगर आपस में झगड़े हो रहे हो, मनमुटाव हो, तनाव हो या दो पार्टनर्स के बीच में बातचीत कम हो, तो इन सारी बातों का शारीरिक संबंधों पर कितना असर पड़ता है, और अगर दो पार्टनर्स के बीच की दरार जिस्मानी रिश्तों में भी खलल डाल रही हो तो इस समस्या को हैंडल कैसे करें। इसी तरह के कई सवाल या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब आप घर बैठे पा सकते हैं। बस एक फ़ोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं इन परेशानियों का समाधान। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम सक्सेना और डॉक्टर राजीव सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर नीलम, इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि तालमेल सही ना बैठना शारीरिक संबंधों पर या फिर आपके वैवाहिक जीवन पर, ये किस तरह से जीवन में आता है? जहाँ तक इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर का सवाल है, इसका लाइफ में आना ज़िंदगी में ग्रहण लगने के हिसाब से होता है। बिल्कुल। और दाम्पत्य जीवन में तालमेल अगर अच्छा है तो वो वही स्वाद देता है कि जैसे खाने में नमक आने के बाद होता है जी। लेकिन रीजंस बहुत छोटे छोटे होते हैं कि आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर हेल्दी है जी। तो ये फैक्टर्स बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाते हैं लाइफ से। जी। लेकिन इसी को समझने में जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत देर कर देते हैं, और देर इसलिए होती है कि या तो वो लोग समझना नहीं चाहते हैं या एक ऐसा नेगेटिव फैक्टर लाइफ में आ जाता है जिसे कि हम लोग इगोइस्टिक नेचर कहते हैं। जी। ईगो हर्ट करने की आदत हो जाती है कि अगर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है जी। तो एक दूसरे की मानना नहीं और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की हैबिट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप करती रहती हैं। और लास्ट में क्या होता है कि उसका सबसे ज़्यादा असर उनके सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है, और वहीं पे जो नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होता है उसकी रूट्स होती हैं वो ग्रिप लेना शुरू कर देती हैं, और बात इतनी ज़्यादा कभी कभी आगे बढ़ जाती है कि मामला संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन थोड़ा सा भी अगर लाइफ में दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी समय उस चीज़ को उसका हल निकालना चाहिए। और सबसे बढ़िया हल ये है कि आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती है। थोड़ा सा उसके सबसे जो हीलिंग पॉइंट होता है जी। जो मेडिसिन होती है वो ये होती है कि आप सबको थोड़ा समय दीजिए। दोनों पार्टनर को एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए। जी। तो ये कंचन सबसे अच्छा मेथड है जो एक रिलेशन को, एक मैरिड लाइफ को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजीव, डॉक्टर नीलम ने अपना पॉइंट सामने रख दिया, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इनकम्पैटिबिलिटी या कम्पैटिबिलिटी ये शुरू हो जाती है जिस टाइम पे एक रिलेशन बनना शुरू होता है। जी। जिस समय एक कपल का आपस में एक प्लान होता है कि भाई एक फैमिली जो है दो पार्टनर्स को मिलाने के लिए कोशिश करती है, तो उस समय बहुत सारे फैक्टर्स जो कंसिडर करे जाते हैं, जैसे पर्सनालिटी इनकम्पैटिबिलिटी। बिल्कुल। दूसरा है जैसे एजुकेशन इनकम्पैटिबिलिटी, कुछ फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपैटिबिलिटीज़, फैमिली एंड फ्रेंड्स इनकम्पैटिबिलिटी जी। और कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हम लोग मैरिज से पहले असेस कर सकते हैं। जी। जब एक दूसरे को देखा जाता है, फैमिलीज़ को देखा जाता है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पेरेंट्स भी देखते हैं, एल्डर्स भी देखते हैं, जी। इवन पार्टनर्स भी देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हम लोगों के आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। और मैरिज के बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी होती है वो है इंटीमेट कंपैटिबिलिटी। जी। अगर वो इनकम्पैटिबल है तो रिलेशंस फिर बहुत देर तक रह नहीं पाते। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान देते हैं
और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसा कि डॉक्टर नीलम ने बताया, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी वाला क्वेश्चन लाइफ में आता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजीव हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं हमारी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार हूँ। जी रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि एक कपल को सेक्स कितने बार करना चाहिए। जी, एक बार दोहरा दीजिए अपना सवाल, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ को, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ को सेक्स का पीरियड है स्टैंडर्ड कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए? जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इन्होंने ये पूछा है कि एक मैरिड कपल को जी किस समय और कितनी बार और किस परिस्थितियों में करना चाहिए। जी तो एज ए फीमेल मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वाइफ हेल्दी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वाइफ की हेल्थ कैसी है, जी और मेन सबसे बड़ा फैक्ट चीज़ ये है कि वाइफ आपकी क्या चाहती हैं। वाइफ आपका चाहना तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपकी वाइफ कितने बार चाहती हैं कि हम लोग के रिलेशन बने, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी बात ये है कि जब पीरियड्स हो रहे हों, इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही हो, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करना चाहिए। जी ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि बाद में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जी और इसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके आगे अगर डॉक्टर राजीव कुछ कहना चाहें तो डॉक्टर ज़्यादा राजीव, बेटर आप कुछ रहेगा। कहना चाहेंगे इसमें? बस बाकी है कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, किसी तरह का कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। जी जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों पार्टनर्स को, तो अपना आराम से सेक्स लाइफ को एंजॉय कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। तो कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। हम लोग आपसी तालमेल की बात कर रहे हैं, हम लोग इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं। आपसी तालमेल ठीक ना बैठना, आपने जिस तरह से बताया डॉक्टर नीलम के टेंशन से भी होता है, और बहुत सारे दिमाग में चीज़ें बहुत सारे चलती हैं, फैक्टर्स होते बहुत हैं। फैक्टर्स के दौरान ये होता है। तो इस चीज़ को कम कैसे किया जाए? देखिए, जैसे डॉक्टर राजीव ने अभी बताया था कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जी जो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज वेरी करते हैं। जी बिफोर मैरिज उनकी अलग इम्पोर्टेंस होती है, आफ्टर मैरिज क्योंकि वो बिफोर मैरिज एक रियल लाइफ चल रही होती है, आफ्टर मैरिज वो रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। जी तो उस वक्त ये होता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, मैरिज होती है, मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत नेचुरल सी बात है, और फीमेल के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती जी। हैं। अगर दोनों वर्किंग है तो फीमेल पार्टनर डबल वर्कलोड होता है उसके ऊपर। जी तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो प्रॉब्लम्स शुरू होती है, वो ये होती है कि कभी कभी हस्बैंड होता है, उसका मन कर रहा होता है रिलेशन मेंटेन करने का, जी बट वाइफ एग्जॉस्टेड होती है और वो नहीं चाह रही होती है। जी उस वक्त दोनों पार्टनर की समझदारी ये होती है, या तो वाइफ हमेशा जैसे फीमेल के लिए कहा जाता है कि सरेंडर करती है, जी लेकिन आजकल काफ़ी कपल्स ऐसे देखे गए हैं जो हस्बैंड भी बहुत ही केयरिंग है। जी तो उसमें हस्बैंड की भी ड्यूटी ये बनती है कि अगर उस मोमेंट में अगर हस्बैंड ने वाइफ का साथ दिया कि कोई बात नहीं, ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है हम लोग जी। के लिए, लाइफ के लिए, आप थके हो, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। बिल्कुल। हम लोग का आपसी एक understanding का होना आपसी बेहद अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। बिल्कुल। अगर उस वक्त ये चीज़ डेवलप हो जाती है, हेल्थी जी। रिलेशन और फीलिंग्स एक दूसरे को टच कर जाती हैं उस वक्त जी। फील, तो बहुत अच्छा रिलेशन बिल्कुल, रहता है। तो- लेकिन अगर उस वक्त नेगेटिव हो जाए और डोमिनेटिक नेचर अपना बिल्कुल। शो कर दें, तो वो हमेशा पॉइजनस लाइफ कहते बिल्कुल, हैं। तो फर्स्ट कहीं ना कहीं जो आपसी अंडरस्टैंडिंग का होना फर्स्ट बहुत नेल आ ज़रूरी जाती है लाइफ चलिए, में। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो जी कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं ललित बोल रहा हूँ। जी ललित जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरी ना अभी शादी को 8-10 साल हो गए हैं। जी मेरी अभी बेटी है, जी लेकिन मैडम मेरा सेकंड इशू जो सा है वो कंसीव नहीं हो रहा है। जी, एक मैडम बेटी मैंने है अपनी वाइफ आपकी? की, एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी वाइफ की अभी वो कराई थी HSG। जी तो उसमें उनकी एक ट्यूब जो उनसे फलोपियन ट्यूब जो उनसे वो ब्लॉक है। जी
और मैडम मैंने अभी अपना भी सीमेन एनालिसिस कराया है कई बार करा चुका हूँ। कभी मेरा 35, कभी 40, कभी 25, और अभी मैंने रिसेंटली कराया तो मेरा अभी 7 मिलियन आया है। जी। और मैडम मैं कई मेडिसिन खा चुका हूँ, एडिजोवा, क्लोरमिफेन सिट्रेट, और मैंने इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन मेरा मतलब एक ही उसमें जी। नहीं रहता है, तो वो बार बार डिक्रीज कभी इंक्रीज ऐसे होता रहता तो है। दूसरे बच्चे तो की कोई आप आप चाहत ऐसी रखते हैं? मैडम कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिसमें मुझे एकदम से मेरे स्पर्म काउंट्स काफी इंक्रीज हो, प्लस मोर्टेलिटी। जी। ओके, थैंक यू मैडम। कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं मैडम, मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, आपने अपना मेडिकल चेकअप करा लिया? हाँ सर, मैंने मेडिकल चेकअप कराया सर, मैंने अभी अपना नहीं, semen analysis- जनरल मेडिकल चेकअप, हाँ स्पर्म सर, काउंट्स करा नहीं? लिया मैंने। जी। अच्छा, एक्चुअली स्पर्म काउंट्स इतने आपके डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसमें एक तो टेस्टिकुलर बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता लगेगा कि आफ्टर ऑल स्पर्म्स फॉर्मेशन इतने ज़्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं, बल्कि पहले से जो है। एक्सक्यूज मी, मैंने सर अभी अपना ना वो डॉपलर जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड जी। टेस्टिस का, ये भी कराया सर, उसमें मेरी रिपोर्ट ओके है, नॉर्मल है। नहीं, डॉपलर में एक्चुअली क्या होता है कि एनाटमिकल फाइंडिंग्स आती हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उसके लिए एक बार टेस्टिकुलर बायोप्सी करा लेना चाहिए। और अच्छा सर। और दूसरा ये कि आपकी मिसेस की जो एक ट्यूब ब्लॉक हो गई है, इसके लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके सेल्फिंजियोप्लास्टी कराई जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एक ट्यूब ओपन है तो भी उसमें कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी जो मेन इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके स्पर्म काउंट्स जो डिक्लाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, जिसको एक बार असेस कराना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, या लिपिड्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या कोई और न्यूरोलॉजिकल या वेस्कुलर रीज़न हो सकता है। ये सारे भी एक बार असेस करा के देख लीजिए, उसके बाद ही फिर एक कंक्लूजन निकल सकता है कि क्या रीज़न है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। जी बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल आपसी तालमेल की हम बात कर रहे हैं। आपसी तालमेल का कितना असर हो सकता है शारीरिक संबंधों पर? क्या रिश्तों में बोरियत हो तो जिस्मानी रिश्तों में भी बोरियत हो सकती है? जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस फ़ोन करना होगा और अपना सवाल पूछना होगा। बहुत कुछ बाकी है अभी इस रात की बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।